नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार के आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड LT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। तो इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट बन चुके हैं और कई मॉक टेस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे और साथ ही अन्य टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित बहुत सारी क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो उन्हें भी आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो भी देख लीजिएगा इस प्रैक्टिस सेट के बाद। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि LT का एग्ज़ाम होना है मार्च में। 10 मार्च इसकी डेट रखी गई है और लगभग ये निश्चित है। तो ये मैं आपको चेताते रहा हूँ कि आप लोग अभी भी अगर अच्छे तरीके के साथ अगर आपने तैयारी को दिशा नहीं दी है तो आप लोग लग जाइए, है ना। तो चलिए, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, सीधे हम लोग अपनी इस वीडियो पर आते हैं, अपनी इस क्लास को लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षण की किस विधि में विद्यार्थियों को खोजकर्ता या फिर आविष्कारक के स्थान पर रखा जाता है। ये ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक विधि, खेलकूद विधि, समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो खोजकर्ता, ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि एक ही चीज़ है ना, या अन्वेषण विधि एक और नाम आ जाता है, अन्वेषण विधि। तो ये सब एक ही विधि के नाम है। खोज, जहाँ जो विद्यार्थी होता है वो एक आविष्कारक के रूप में होता है, एक खोजकर्ता के रूप में होता है। तो ये ह्यूरिस्टिक विधि है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। ह्यूरिस्टिक विधि के खोजकर्ता हैं कौन है, आप लोग बताइएगा। आसान सा क्वेश्चन है ना। चलिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण की प्लेवे विधि के निम्न में से कौन से सिद्धांत हैं। इच्छा की पूर्ति का सिद्धांत, जन्मजात, ये क्षमता नहीं, ये क्षमता होनी चाहिए था, है ना, ये वाला। जन्मजात क्षमता का खुलासा करने का सिद्धांत, प्राकृतिक प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिम्मेदारी का सिद्धांत। तो दोस्तों, ये प्लेवे विधि के सिद्धांत हैं ये चारों। इनसे कुछ हट के कोई एक ऑप्शन में दे सकता है कि कौन नहीं है, तो आपको चयन करना पड़ेगा। ध्यान रखना, प्लेवे विधि इच्छा की पूर्ति का सिद्धांत, जन्मजात क्षमताओं का खुलासा करने का सिद्धांत, प्राकृतिक प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिम्मेदारी का सिद्धांत। तो प्लेवे मेथड, अगर बच्चा प्लेवे मेथड के द्वारा अगर सीख रहा होता है तो उसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। जिम्मेदारी बढ़ती है ना, कि मुझे अच्छा करना है। प्राकृतिक प्रवृत्ति, तो स्वयं सीखने का अवसर उसको मिलता है वहाँ पर, तो ये प्राकृतिक प्रवृत्ति का सिद्धांत भी इसके अंतर्गत आ जाता है। जन्मजात क्षमता का खुलासा करने, जिसमें उसकी जन्मजात जो क्षमता होगी वो प्लेवे मेथड के जरिए जो है वो बाहर प्रदर्शित होगी। इच्छा की पूर्ति का सिद्धांत, तो जो चीज़ वो करना चाह रहा है वो इसके अंतर्गत उसकी पूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण की प्रदर्शन विधि एक है, क्या है भाई। शिक्षार्थी केंद्रित है या फिर शिक्षक केंद्रित है या फिर विषय केंद्रित है या फिर योग्यता आधारित विधि है। तो जानते हैं आप, शिक्षक केंद्रित विधि और शिक्षार्थी केंद्रित विधि। शिक्षक केंद्रित विधि क्या होती है भाई, इसमें शिक्षक की प्रधानता होती है ना, और छात्र जो होते हैं वो निष्क्रिय रहते हैं, एक श्रोता के समान शिक्षक की बात को वो सुन रहे होते हैं। तो शिक्षक केंद्रित प्रदर्शन विधि भी क्या है, एक शिक्षक केंद्रित विधि है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, है ना। प्रदर्शन विधि भी क्या होती है, शिक्षक केंद्रित एक विधि होती है। ठीक है, एक शिक्षक केंद्रित विधि में ध्यान देना, जो पाठ्य पुस्तक, अगर पाठ्य पुस्तक विधि अगर पूछा जाएगा आपसे कि पाठ्य पुस्तक जो है ये किस केंद्रित विधि में आएगा, यानी शिक्षार्थी केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित, तो आप कहेंगे पाठ्य पुस्तक विधि भी जो है ये शिक्षक केंद्रित एक विधि है। ठीक है, ऐसे ही एक हिस्टोरिकल मेथड भी होता है, वो भी उसको ऐतिहासिक विधि बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो वो भी क्या है, शिक्षक केंद्रित विधि है। साथ ही साथ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न उत्तर विधि। प्रश्न उत्तर विधि, तो ये प्रश्न उत्तर विधि भी क्या है, शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें भी शिक्षक के दिशा निर्देश होते हैं, शिक्षक की प्रधानता होती है। साथ ही साथ एक आपने टीम टीचिंग के बारे में सुना होगा, दल शिक्षण के बारे में, वो भी क्या है, एक शिक्षक केंद्रित विधि है। और एक निगमन विधि भी सुना होगा आपने बहुत ज़्यादा। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करते हैं, शिक्षण अभिरुचि पढ़ा है, मनोविज्ञान पढ़ा है, तो फिर आगमन विधि निगमन विधि से कौन अपरिचित रह सकते हैं, है ना।
तो ये निगमन विधि भी क्या है, एक शिक्षक केंद्रित विधि है। और इसका ठीक अपोजिट क्या होता है, आगमन विधि। ठीक, वो क्या होती है, आगमन विधि क्या होगी, फिर शिक्षार्थी केंद्रित हो जाएगी। निगमन में क्या होता है, नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, है ना, तो नियम वो शिक्षक के द्वारा बनाए जाते हैं और नियम शिक्षक के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण की किस पद्धति को ह्यूरिस्टिक विधि के रूप में भी जाना जाता है। तो ह्यूरिस्टिक विधि अभी हमने बात की थी, है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग इसके जन्मदाता हैं, और इसी का एक और नाम आता है डिस्कवरी विधि। डिस्कवरी विधि एक और नाम जुड़ गया, है ना, हमने अन्वेषण विधि एक नाम और दिया था, डिस्कवरी विधि और खोज विधि। ठीक है, तो ये क्या है, सब ह्यूरिस्टिक विधि के ही एक नाम है। तो ये डिस्कवरी विधि, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्वयं के उदाहरण देना एवं स्वयं के नियम बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग या फिर अभिवृत्ति। देखो, स्वयं के उदाहरण देना और स्वयं के नियम बनाना, तो ये किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है भाई। ठीक है, अपने द्वारा जो दिए गए उदाहरण हैं और अब स्वयं जो हम नियम बना रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान का भंडार है, जो ज्ञान की सीमा है, ठीक, तो उसका हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ज्ञानोपयोग। ठीक है, स्वयं के उदाहरण कब देते हैं, स्वयं के नियम कब बनाएंगे, जब हमारे पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो ज्ञान का भंडार है, उसका जब हम उपयोग कर रहे होते हैं, तो तभी हमसे क्या होंगे, कुछ उदाहरण बनेंगे और कुछ नियम प्रदर्शित होंगे। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगती हैं, आप लोग ज़रूर, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे होते हैं, आप लोग ज़रूर अपनी मैं आज कह रहा हूँ, ठीक है, कि आज ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ताकि मुझे एक एहसास हो कि वाकई में आप लोगों के लिए जो चीज़ किया जा रहा है वो फलीभूत हो रहा है, और वो मुझे लगे कि वाकई में कहीं ना कहीं रह के थोड़ा बहुत मैं क्या कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा सहयोग कर पा रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग आज ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियोज आप लोगों को कैसी लग रही हैं, क्या ये डेली क्लास लानी चाहिए। ज़रूर आज आप लोग अपनी प्रतिक्रिया को दीजिएगा। मैं अमूमन ज़्यादा इन चीज़ों में बहस नहीं करता। मैं लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आप लोग देखते ही होंगे कि कोई भी वीडियोज़ में ऐसी चीज़ नहीं होती हैं, केवल और केवल हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो आप स्वयं ही कमेंट करते हैं, फिर लाइक करते हैं वीडियोज़ और शेयर भी कर रहे होते हैं, है ना। तो बार बार उस चीज़ को कहने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्न में से किस सामग्री को प्रक्षेपी सामग्री के रूप में रखा जाएगा। तो प्रक्षेपी, एक होती है प्रक्षेपी सामग्री, शिक्षण की भी सहायक सामग्री में एक होती है प्रक्षेपी सामग्री, या प्रक्षेपित भी बोल सकते हो, प्रक्षेपी, ठीक, और एक होती है अप्रक्षेपी, ये थोड़ा प्रक्षेपी, ठीक है। तो ये दो होती हैं। प्रक्षेपी क्या होते हैं, जिनको प्रदर्शन करने के लिए, यानी कि जिन सहायक सामग्री को विद्युत यंत्रों की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आप लोग प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी को जान जाएंगे, कोई समस्या आपको ज़्यादा नहीं आने वाली फिर। तो यहाँ जो प्रक्षेपी सामग्री होंगी, इसमें विद्युत उपकरणों की आवश्यकता होगी, विद्युत यंत्रों की आवश्यकता होगी, और जो अप्रक्षेपी हैं इनमें विद्युत यंत्रों की आवश्यकता नहीं होगी। बस ये प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी इतना समझ लो, ठीक है। अब बताओ, ये बोला कि प्रक्षेपी सामग्री के रूप में किस सामग्री को रखा जाएगा। अब अबेकस आपने वो गिनतारा वो देखा होगा, है ना, जिसमें बच्चों को गिनती के लिए समझाते हैं मैथमेटिकली। तो उसमें तो भाई कोई लाइट, कोई विद्युत की आवश्यकता है नहीं, तो ये तो प्रक्षेपी नहीं हुआ फिर। और रंगमंच एक देखा होगा आप लोगों ने, है ना। जैसे रंगमंच एक मैं उदाहरण दूँ तो जैसे रामलीला होती है ना, कोई संगीत हो रहा हो, कोई डांस वगैरह हो रहा हो, ठीक है। तो कोई अगर कुछ कर रहा है रंगमंच में, या कोई भाषण दे रहा है, बस उसको हम देख रहे हैं किसी को, तो वहाँ भी उसके लिए भी लाइट की आवश्यकता
नहीं है। अब इसके लिए आपको होगा कि वो माइक पकड़ी है उसने या उसकी वीडियोग्राफी हो रही है, तो वो वाली बात नहीं है। रंगमंच जो कलाकार जहाँ पर डांस कर रहे हों, किसी कलाकार को बुला के हम लोग किसी स्टेज में शो करा रहे हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करो, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बोल रहे हैं हम कह रहे हैं कि उसको रंगमंच को देख रहे हैं, रंगमंच जो स्टेज बनाया गया है। तो रंगमंच वो भी वहाँ पर उसके लिए भी विद्युत उपकरण की आवश्यकता रंगमंच के लिए नहीं है, ठीक है। और रंगमंच को प्रदर्शित करने के लिए हो सकता है भले, लेकिन रंगमंच अगर हम वहीं पर जाके देख रहे हैं तो उसके लिए आवश्यकता नहीं है। जादू की लालटेन, अब इसको नए उसमें OHP कहा जाता है, ठीक है। ये पुराना जादू की लालटेन अब इसको नया रूप दे के अब इसी को OHP के नाम से जानते हैं। इसके लिए लाइट की आवश्यकता होती है भाई। जादू की लालटेन जो है ये लाइट की आवश्यकता इसके लिए होती है, विद्युत की आवश्यकता होती है, श्याम पट के लिए तो नहीं होती है ना। तो ये C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा और ध्यान रख लेना ना, एक क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये क्या गड़बड़ हो रही भाई, प्रक्षेपी, ठीक है, तो लिखा नहीं जा रहा थोड़ा, प्रक्षेपी और एक कहा मैंने अप्रक्षेपी, ठीक है, अप्रक्षेपी। तो प्रक्षेपी में और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ और ध्यान रखना, जैसे OHP कहा हमने, और एक क्या और आता है बहुत इम्पोर्टेंट, एपिडाइस्कोप, ठीक है। ये इसके लिए भी विद्युत यंत्र की आवश्यकता होती है। टीवी के लिए तो होती है, तो आप जानते ही हो, है ना। और क्या आ सकता है, कोई फिल्म, ठीक है, इसके लिए भी सिनेमा, ठीक। तो इनके लिए लाइट की आवश्यकता होगी, ठीक है। लेकिन चित्र के लिए या इसी का चित्र की जगह पर कभी कभी दे देते हैं ये प्रतिमान दे देते हैं, ध्यान रखना। तो ये प्रतिमान भी चित्र एक ही बात है, ठीक है। तो इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है विद्युत की। और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट आता है फ्लैश कार्ड। तो फ्लैश कार्ड के लिए भी विद्युत यंत्र की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आपने अपने कॉलेज में या स्कूल में देखा होगा बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, तो ये फ्लैनल बोर्ड, तो इनके लिए भी कोई विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है, इनको लिख लेना, ठीक है। पोस्टर के लिए, कार्टून के लिए, इनके लिए भी कार्टून बनाते हैं तो उसके लिए भी लाइट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। परियोजनवादी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? किलपैट्रिक, डेविड वार्डिंग, जॉन डीवी, B.S. ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में आपने सुना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या आंसर होगा भाई? परियोजनवादी विचारधारा। ध्यान रखना, मैंने कहा ना क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, इसकी ना कि ऑप्शन। क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आधा क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो आंसर आप जरूर गलत देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ प्रयोजनवादी विचारधारा की बात की गई है, ना कि परियोजना विधि या प्रयोजन विधि की बात की है। अगर प्रयोजन विधि या फिर जिसको परियोजना विधि बोलते हैं, विधि की अगर बात होती तो विधि जो है वो डीवी ने दी है ना। लेकिन प्रयोजन विचारधारा जो है ना, परियोजना विधि ये दी है किलपैट्रिक ने, परियोजना विधि किलपैट्रिक ने दी है। लेकिन प्रयोजनवादी विचारधारा सबसे पहले जॉन डीवी के उसमें आई है ना। विचारधारा जो है इसके प्रतिपादक जॉन डीवी हैं। तो 7 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। परियोजना विधि किलपैट्रिक, ट्रिक है ना, ट्रिक विधि को याद करने की ट्रिक है, तो विधि के लिए ट्रिक, ठीक है, याद रख लेना। विधि के लिए ट्रिक बनाई है तो किलपैट्रिक है, और विचारधारा जो है वो डीवी है। आगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है। आगमन विधि का शिक्षण सूत्र, आगमन विधि होती है छोटे छोटे उदाहरण जहाँ से बच्चा जानता है, यानी कि बच्चा जो चीज़ जानता है वहाँ से बच्चे को उठाया जाता है। बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को आने वाली जो समस्या है उससे जोड़ा जाता है, और धीरे धीरे करके बच्चे को सिखाया जाता है, उसको सिद्धांत समझाए जाते हैं, है ना। तो ये होती है आगमन विधि। तो इसके लिए शिक्षण सूत्र नहीं है बोल रहा है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट
विशिष्ट यानी कि जो चीज़ जानता है वो चीज़ विशिष्ट है बच्चे के लिए। तो बच्चा जानता है यानी कि जानता है उससे सामान्य की ओर जाता है, यानी कि जहाँ हम ले जाना चाह रहे हैं वहाँ जाता है। तो ये तो शिक्षण सूत्र है आगमन विधि का, है ना। तो नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। पूर्ण से अंश तक, पूर्ण जैसे ये कोई वृक्ष की पत्तियों के बारे में बता रहे हैं तो पहले बच्चे वृक्ष को बता देंगे, क्योंकि वृक्ष को देख रहा है, बच्चे को वृक्ष बताएंगे ये वृक्ष है ना, यानी कि बच्चा जान रहा है। ठीक है, तो जान रहा है तो इसका मतलब जान के अनजान चीज़ यानी कि पत्ते के बारे में बताना है, तो पत्ते हरे क्यों होते हैं, है ना। तो ये ऐसे कुछ बताना है, टहनियों के बारे में बताना है। तो फिर यानी कि जो चीज़ नहीं जानता बच्चा वो चीज़ तक हम ले जा रहे हैं, अंश तक उसको, है ना। तो पूर्ण चीज़ पहले, पूर्ण यानी कि बच्चे को दिखा रहे हैं जो पूर्ण चीज़ है। तो ये भी शिक्षण सूत्र है भाई, तो इसका आंसर बी भी नहीं होना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, बच्चा जो चीज़ जानता है उसके लिए ज्ञात है, अज्ञात जो चीज़ उसको बतानी है, तो ये भी शिक्षण सूत्र आगमन के अंतर्गत आएगा। तो ये भी आंसर हमारा नहीं होना है। तो बचता है एक ऑप्शन कठिन से सरल की ओर। सबसे पहले कठिन चीज़ प्रस्तुत कर देंगे बच्चे के सामने तो ये बड़ी समस्या वाली बात हो जाएगी। तो ये चीज़ आगमन की विधि नहीं कहती है, आगमन विधि कहती है जो चीज़ जानता है बच्चा। तो ये ऑप्शन डी हमारा आगमन विधि के अंतर्गत शिक्षण सूत्र नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, समस्या समाधान विधि का अंतिम सोपान है। भाई अंतिम सोपान यहाँ पर आप तुक्के में भी सही आंसर देने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे ही हैं और आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा के भी यहाँ पर सही आंसर दे देंगे और वो आंसर दे देंगे आप डी, मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन। अगर समस्या समाधान विधि को सॉल्व यानी कि कुछ समाधान को सॉल्व करके यानी कि हल करके अगर उसको प्रयोग में लाना, अगर ये ऑप्शन में हो जाता कि समस्या समाधान विधि का जो हल किया है यानी कि हल को प्रयोग में लाना, अगर ऐसे भी ऑप्शन रखा जाता है हल को प्रयोग में लाना, समस्या समाधान को प्रयोग में लाना, अगर ऐसे ऑप्शन में हो जाता तो फिर फंस जाते, फिर वो प्रयोग में लाना, प्रयोग में लागे यानी कि वो अंतिम सोपान हो जाता फिर। लेकिन यहाँ पर मूल्यांकन तक ही ठीक है। ठीक है, सबसे पहले समस्या समाधान विधि का सोपान होता है समस्या को समझना, समस्या के स्वरूप को समझना। ठीक है, पहले समझना उसको, फिर उसके लिए चिंतन करना, क्योंकि समस्या है तो फिर चिंतन तो करनी पड़ेगी समाधान के लिए। तो फिर चिंतन करना या फिर सोचना कह सकते हो, चिंतन करना या सोचना। फिर उसके बाद चिंतन कर लिया यानी कि सोच लिया, तो फिर जाके उसके लिए निर्णय लेंगे कि ये ऐसे समाधान हो सकता है करके। ठीक है, अब निर्णय ले लिया तो फिर उसको कार्यान्वित करेंगे यानी कि उसको क्रियाशील करेंगे। ठीक है, तब क्रियाशील होने के बाद उसका मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन होने के बाद उसको प्रयोग में लाएंगे। अगर प्रयोग में लाना भी अगर ऑप्शन में होता तो फिर वो आंसर होता, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से परंपरागत विधि का चयन कीजिए। परंपरागत विधि जो प्राचीन विधि भी कह सकते हो, परंपरागत रूप से जो चली आ रही है अभी तक। ठीक है, परंपरागत रूप से तो ये भाषा प्रयोगशाला विधि, मोंटेसरी विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, ये तीनों विधियां जो हैं ये परंपरागत विधियां हैं, ये अभी भी वर्तमान में चल रही हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अध्यापक को श्यामपट्ट के किस ओर खड़े होना चाहिए। ये बहुत बार जिक्र कर चुके हैं और आप जानते भी हैं क्योंकि आपने अच्छे से प्रशिक्षण लिया हुआ है। आप बाईं ओर खड़े होते हैं। ठीक है, और किस एंगल में खड़े होते हैं, 45 डिग्री की। ठीक है, बच्चों की ओर 90 डिग्री में पीठ नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं, सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं। अगर यहीं पर ऑप्शन ठीक नहीं दिख रहे मुझे उतने, अगर ऑप्शन अगर DLN ऐसे दिया होता तो DLN हम सूक्ष्म शिक्षण के जनक मान लेते, लेकिन एचिंसन ने भी बहुत ज़्यादा काम किया है सूक्ष्म शिक्षण पर, तो इनको भी मान लिया जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक थे। तो कीथ एचिंसन, ए ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ये बिल्कुल सही आंसर हो जाए। एलन को भी ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। तो ये कथन किसका है, व्यक्तित्व
एक व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योजनाओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। ये मन में उठे सवाल हैं भाई, इतने दृष्टिकोण, तरीके, व्यवहार, क्षमता, योजना, अभिरुचि। तो ये व्यक्तित्व को निखारने के लिए ये मन में उठी शंकाएं हैं, मन में उठी क्या है, उत्तेजनाएं हैं। ठीक है, तो ये मन इसका आंसर हो जाएगा। ये मैं केवल ट्रिक के लिए कहा मैंने, ठीक है। ये वाला मन नहीं है, मस्तिष्क वाला मन है ना। तो ये मन महोदय है, ये मनोवैज्ञानिक हैं मन, इनकी ये परिभाषा है, इनका ये कथन है व्यक्तित्व को लेकर के। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 14, सिगमंड फ्रायड के मन की 3 दशाएं बताई। सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई, उनमें से अचेतन मन क्या होता है? जागृत अवस्था, भूल जाना, या दमित इच्छाओं व कटु अनुभूतियों का भंडार, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अचेतन मन, बहुत ज़्यादा अचेतन मन पर ही इन्होंने सबसे ज़्यादा काम सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन पर किया है। ठीक है, अचेतन मन पर इन्होंने काम किया है। तो अचेतन मन के बारे में कहते हैं कि ये मन का जो है ये 90% होता है, और ये दमित इच्छाओं और कटु अनुभूतियों का भंडार होता है। ठीक है, ये दमित इच्छाओं व कटु अनुभूतियों का भंडार होता है। ये जागृत अवस्था में नहीं होता भाई, जागृत अवस्था में मन केवल 10% होता है, चेतन मन। ठीक है, चलिए, तो इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, तो थोड़ा सा लंबी भी हो सकती है क्लास, लेकिन थोड़ा बहुत ये इसको विस्तारित करने के लिए क्वेश्चन को, है ना, तो थोड़ा टाइम लग जा रहा है, तो कोई बात नहीं। आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं, तो कौन से होते हैं भाई? सीधे आंसर देते हैं। तो ये होते हैं भाई, जो आयताकार शरीर यानी कि हष्टपुष्ट जो होते हैं, तो वो जोशीले होते हैं, और क्या होते हैं? क्रोधी टाइप के होते हैं भाई, आयताकार। ठीक है, ये बड़े जोशीले और क्रोधी टाइप के होते हैं। शांति प्रिय और एकांत प्रिय तो जो लंबे होते हैं, थोड़ा दुबले पतले होते हैं, तो ये लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षण व्यू रचना है। शिक्षण व्यू रचना क्या है भाई? शिक्षण व्यू रचना, देखो, शिक्षण के लिए जब शिक्षण कर रहे होते हैं तो शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करते हैं सबसे पहले तो, है ना। फिर शिक्षण उद्देश्य निर्धारित होने के बाद उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम जो भी विधियां प्रयोग में लाते हैं, विधियां या उनके लिए जो नीतियां बनाते हैं उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए, या योजनाएं जो बनाते हैं और उसके बाद जो कार्यान्वित करते हैं, वो सब क्या है? शिक्षण व्यू रचना है। ठीक है, शिक्षण उद्देश्य निर्धारित होने के बाद उनको कैसे प्राप्त किया जाए, है ना, उसके लिए हम जो योजनाएं बनाते हैं, जो हम नीतियां बनाते हैं, तो वो सब क्या है? शिक्षण व्यू रचना होती है। तो उद्देश्य को प्राप्त करने की योजना दिख गया भाई, है ना। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये क्लास? आप ज़रूर बताइएगा यार, आज कमेंट बॉक्स में। आज मैं देखना चाह रहा हूँ आप लोगों की प्रतिक्रिया कि वाकई में क्या ये काम सही हो रहा है ना। क्या आपको इससे मदद मिल रही है? मदद मिल रही है, मुझे थोड़ा बहुत लगता तो है ना। लेकिन मैं आज जानना चाह रहा हूँ आपकी कि आपका फीडबैक कैसा आता है ना। क्योंकि यूट्यूब से देखो यार, ज़्यादा कुछ इनकम वगैरह ऐसा ही कोई संभावनाएं बहुत कम होती है ना, बहुत ज़्यादा कम। ऐसा नहीं कि इसमें हम रोज़ डेली वीडियो बना रहे हैं तो फिर हमें ठीक ठाक अपना खर्च वगैरह सब कुछ निकल जा रहा है, ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये बस केवल एक रुचि होती है, कि इंटरेस्ट होता है कि हम कुछ अच्छा करें, है ना। क्योंकि यार एक मनुष्य के रूप में अगर आए हैं तो केवल अपने लिए नहीं जीना, है ना, कुछ न कुछ करके जाना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, आगे मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।